Hello dear students. In this video we are going to discuss about the examination paper of NEET 2025. तो इसमें जो भी क्वेश्चन आए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे ओनली फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री ओनली. ठीक, तो हम सिर्फ केमिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ 46. इट सेज कि 1 मोल कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं डेल्टा लैम्डा एम ऑफ ए, ये रही कंसंट्रेशन. तो इसको हम दिखा लेंगे यहाँ पर सी से, या ये मोलरिटी होती है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन को हम सी से दिखा रहे हैं. जो एक मोनोबेसिक वीक एसिड है और इसकी ये आ गई आपकी मोलर कंडक्टिविटी. कहना इसकी एक्सटेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दीजिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लैम्डा के बारे में इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है. ऑलराइट, उसके बाद क्या किया है इन्होंने, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी है पॉजिटिव आयन के लिए और निगेटिव आयन के लिए. तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे. लेट्स से कुछ इस तरीके से. अब यहाँ पे एक वर्ड आया है जैसे मोनोबेसिक. मोनोबेसिक का मतलब है जैसे सपोज करो कोई बेस है या कोई एसिड है. लेट्स से ये कोई एसिड है, मैं इसको एसिड को ऐसे बना लेता हूँ. जब ये ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद देगा ये ए नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से. ठीक, मोनोबेसिक है यानी कि एक तो एनायन होगा और एक कैटायन होगा. तो ये जो भी एनायन और कैटायन है वो वन टाइम आ रहे हैं. तो इसको हम अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 349.6 प्लस 50.4. ऑलराइट, नाउ वी रियली नीड टू ऐड देम. तो यहाँ पे 4 और 6 10 हो गया पॉइंट. देन उसके बाद होता है 49 और 1 हो जाएगा फिर से 10, एंड 5 और 4 9 एंड 1 10, एंड ये हो गया हमारा 400. यानी कि हमारा टोटल आता है 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स. वी रीच टू दिस पॉइंट. ठीक, अगर हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी क्लियरली वहाँ पे मेंशन की है कि ये है 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स. तो ये हमारी दूसरी वैल्यू रही. एंड देन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन दे रखी है, तो कंसंट्रेशन लेस से इसको मोलरिटी मानते हैं हम, और मोलरिटी हमको दे रखी है 0.05 मोल पर लीटर. ऑलराइट, इस तरीके से हमारे पास सारी डेटा निकल आती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जब भी हम बात करेंगे लेस से मोलर कंडक्टिविटी की, तो इन केस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की, तो उसके फॉर्मूले के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है लैम्डा, जिसमें ये रेशियो होता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ठीक, और इसी को बोलते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ऑलराइट, नाउ पुट द वैल्यू. तो एज वी नो इट हैज़ 90 डिवाइड बाई इट इज़ 400. ओके, जब आप डिवाइड करोगे 0 से 0, एंड देन व्हाट कम्स आउट, अगर इस 0 को डिवाइड करते हैं तो ये 0 आ जाएगा. तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो लेट्स से वैल्यू आती है हमारी 0 पॉइंट, एंड देन 4 से आप डिवाइड करो इसको ऊपर वाली वैल्यू को, तो ये आता है 0 पॉइंट, एंड 2 टाइम जाएगा पहले, फिर बचेगा 1, देन वो हो जाएगा 10, तो देन अगेन 2 टाइम, फिर 2 बचा, फिर 5 आ जाएगा, यानी कि 0.225 ये रहेगा इसका आंसर. तो लेट्स से चेक द ऑप्शंस. तो हमारा ये सारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 0.225. तो इसको इस तरीके से बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो. ऑलराइट, तो देन यू कैन गेट द आंसर. ओके, in this question there are two statements, statement number 1 and the statement number 2. पहले स्टेटमेंट कहता है एक हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि आप मान लीजिए कोई भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो हाइपोथेटिकल है, आपने बस बिलीव किया है कि हाँ कोई मॉलिक्यूल है, विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज़ क्वाइट स्टेबल, यानी कि उसका बॉन्ड ऑर्डर है 0 और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इनका ये मानना है. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि जब भी किसी चीज़ का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो यहाँ पे हम उसको स्टेबल नहीं बोल सकते, और वो डायटोमिक भी हो साथ में. ठीक, फिर आता है स्टेटमेंट नंबर 2, कह रहे एज बॉन्ड
ऑर्डर इंक्रीजेज, जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करती है। नो, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं लेंथ के साथ, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है लेंथ के साथ में, वो रिलेशन होता है इन्वर्स, यानी कि जब भी लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, और जब भी बॉन्ड ऑर्डर एक तरीके से बढ़ता है तो उसके साथ लेंथ जो होती है वो घटती जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत ही है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट फॉल्स है, स्टेटमेंट नंबर सेकंड ट्रू है, ये भी गलत हो गया। दोनों ही स्टेटमेंट और ट्रू बताएं तो फिर गलत हो गए। फिर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड देन सेकंड, तो इन्होंने बोला है कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड द स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। एग्जैक्टली ये फॉल्स है, तो ऑप्शन जो है इसका ये सवाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा इसका। नाउ वी रीच टू क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो क्वेश्चन नंबर 48 में आप देखते हो कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, आपको ये बताना है वेवलेंथ का रेशियो, जिसके अंदर इन्होंने बोला है कि लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज N2 to N3 एंड देन N3 N4 to N6, इन दोनों के बीच में आपको रेशियो बताना है लैम्डा के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इसका फॉर्मूला। तो लेट्स से अगर हम बात करें यहाँ पर लैम्डा होता है हमारा 1/λ इक्वल टू RH एंड देन 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, ठीक। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो देन इट कम्स आउट टू 1/λ इक्वल टू, और यहाँ पर आएगा RH एंड देन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा N1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं लैम्डा को रिवर्स कर दूँ यहाँ पर तो लैम्डा मेरा आना चाहिए यहाँ पर R, लेट मी करेक्ट इट फॉर अ मोमेंट, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं हम कि ये वैल्यू तो ऊपर चली जाएगी, फिर तो यहाँ पर आएगा N1 का स्क्वायर इंटू N2 का स्क्वायर एंड देन नीचे आ जाएगी हमारी वैल्यू RH, और ब्रैकेट में आएगा N2 का स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, ठीक। नाउ पुट द वैल्यू, जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला था पहले वाले सेक्शन की अगर हम बात कर लें कि N1 जो है वो 2 है और N2 जो है वो 3 है, ले से यहाँ पे N1 2 था और N2 3 था, देन वी पुट द वैल्यू इन द फार्मूला एंड वी गेट द वैल्यू व्हाट इट इज़। तो अगर N1 की जगह पे हम 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू देन 3 का स्क्वायर, RH ऐसे ही छोड़ो अभी, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम एक तरीके से बात करें N2 दिया है तो 3 का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दिया है इस जगह पर तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ऑलराइट। तो ऊपर आता है हमारा 2 की जगह पर हम लिखेंगे 4 एंड देन ये हो जाएगा 9, और नीचे आ जाएगा RH इंटू 5, ऑलराइट। तो हमारे पास एक तरीके से जो वैल्यू आई निकल कर यहाँ पर वो हो जाती है कि 9 4 जो होता है वो होता है 36 अपॉन RH, और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5 इंटू 5, ऑलराइट। ये हमारे लैम्डा 1 की वैल्यू जो हमने अभी निकाली, ऑलराइट। तो हमारा लैम्डा 1 हो गया यहाँ पर 36 डिवाइड बाई 5 RH। अब सिमिलरली इसी फार्मूला में हम वैल्यू रख के देखेंगे अपने लैम्डा 2 के लिए। जब हम लैम्डा 2 की बात करते हैं यहाँ पे वैल्यू दी है 4 एंड देन 6, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अब वैल्यू रख के देखते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए, ऑलराइट। तो अगर हम N1 की बात करें तो N1 के पास हमारी वैल्यू आएगी 4, जैसे हम जानते हैं N1 हम मान के चल रहे हैं 4 को, और N2 हम मान के चल रहे हैं 6 को, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू इन दिस केस, तो जैसे हम N1 की जगह पे वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्लियरली कि 4 इंटू 4 यानी कि यहाँ पे हो गया हमारा 16, और 6 इंटू 6 वो हो जाएगा हमारा 36, बहुत अच्छे, ठीक। RH को हम ऐसे ही रखेंगे, फिर यहाँ पे N2 की जगह हम 6 रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 36 माइनस, और 4 की जगह पर हम रख रहे हैं N1 की जगह पर हम रख रहे हैं 4 तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे क्लियरली 16, ऑलराइट।
and then we come up with the 16 into 36 then RH और यहाँ पर आता है 20। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करें 4 से तो ये 4 टाइम जाएगा और ये जाएगा हमारा 5 टाइम। देन वी कम अक्रॉस लाइक 36 इंटू 4 एंड देन हियर RH और यहाँ पे लिख देते हैं हम 5 और ये हमारे लैम्डा 2 की वैल्यू। अब इन्होंने बोला है कि इसका रेशियो बताना है आपको, तो यानी कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का रेशियो बताना है। तो लैम्डा 1 था मेरा 36 अपॉन 5 RH और जो लैम्डा 2 आया है वो आया है 36 इंटू 4 अपॉन 5 RH। You must have got the answer, like it will divide these and 36 will divide 36 and lambda 1 upon lambda 2 comes out 1/4, that is the answer। तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला, इट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है और पेशेंस लगता है। अगर आपने पहले से इस काम को कर रखा है तो ऑफ कोर्स दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू, बट आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि फार्मूले में वैल्यूज़ वगैरह किस तरीके से पुट करनी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है कि यहाँ पर 49 दिया है, क्वेश्चन नंबर 49, और कह रहे हैं कि भाई ये बताएं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ बतानी है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में जो भी आप आंसर निकालेंगे उसका एक सर्टेन ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। लेट्स बिगिन दिस विद दिस पॉइंट, और जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमको याद रखना है कि किसकी कितनी वैल्यू है एंड हाउ दैट वैल्यू रियली वर्क्स। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में रिलेशन। ओके, तो जब आप बात करते हो एनर्जी की, तो एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन होता है इन्वर्स, यानी कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसका लैम्डा क्या होगा, कम होगा, यानी कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी, खुद ब खुद ही कम हो जाएगी। अब हमको देखना क्या है ये आप समझे। देखिए, जो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ऑलराइट, उन सब की जो एनर्जी होती है, जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हाई होती है। एनर्जी जैसे ही हाई होगी तो हमको जैसे पता है कि इसके बीच में इन्वर्स रिलेशन है, तो हमारा जो वेवलेंथ हो जाएगी वो कम हो जाएगी, डिक्रीजेस क्लियरली। ठीक है, तो इन दैट केस वी कैन क्लियरली से कि भाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी अगर हमारी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है तब। ठीक है, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, अभी डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ दैट थिंग वर्क्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो अगर इसमें क्वेश्चन बनता है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमको यहाँ पे देखने पड़ेंगे मॉलिक्यूल्स। लेट्स स्टार्ट विद द मॉलिक्यूल्स के हाउ दिस मॉलिक्यूल्स रियली वर्क्स। जब भी आप बात करते हो इन मॉलिक्यूल्स की, तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको एक सबसे ख़ास चीज़ नज़र आएगी, वो है लिगेंड्स। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों के अंदर ये वाला लिगेंड जो है ये स्ट्रॉन्ग है, ये मॉडरेट होता है। राइट, अब आते हैं हम H2 और H2O, यहाँ पे इसका नंबर दिया है 4 और इसका नंबर दिया है 6। अब हमको देखना पड़ेगा कि इनकी ज्योमेट्री कौन सी है। जब Cu की बात करते हैं H2O के साथ, तो ये होता है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सिमिलर लिगेंड के केस में, लाइक टाइटेनियम के साथ, और ये हमारा दिया है ऑक्टाहेड्रल का। ठीक है, तो अब तुमको याद रखना पड़ेगा कि हम जो भी कहानी या जो भी स्टोरी यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं वो किस तरीके से काम करती है। इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। और हमको क्या याद रखना है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑब्जर्व्ड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। अब हमको देखना है कि इन्होंने ऑर्डर दिया कैसा है। ठीक है, तो लेट्स से अगर हम बात करें बी वाला सबसे नीचे होगा, सबसे डाउन में, तो हमारे पास यहाँ पे एक तो दिया है ये और एक दिया है ये, तो इसकी वेवलेंथ भी सबसे कम है और इसकी वेवलेंथ भी सबसे कम है।
उसके बाद आएगा हमारा मॉडरेट वाला। मॉडरेट में अगर हम वाटर में और अमोनिया में कंपेयर करते हैं तो हमेशा क्या होता है कि तुम्हारा जो अमोनिया है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू वाटर स्टीरियोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आना चाहिए हमारा ए। तो हमारे पास ए भी यहाँ पर दिया है, यानी कि हमारा यहाँ पर डी दिया है, यहाँ पे ए दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सी के केस में और डी के केस में। तो सी और डी के केस में जब आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू नोट। देखिए, जब भी लिगेंड एक जैसे हो, जैसे ये, ठीक है, उस केस में जिस प्रॉपर्टी को आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करना है दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, वो क्या है कि स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी एनर्जी और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल उनकी एनर्जी, ठीक है, उन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो पहले हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन आएगा हमारा डी वाला और फिर आ जाएगा हमारा सी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, इस जगह पर आएगा और हमारा ऑप्शन है यहाँ पर सी। ठीक है, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिसका आपको ध्यान से इस ऑर्डर को दिमाग में रखना है एंड इट रियली मैटर्स अ लॉट। नाउ वी आर टू द क्वेश्चन नंबर 50। अगर हम क्वेश्चन नंबर 50 में बात करें तो इन्होंने बोला इफ़ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज़ दिस, यानी कि इनका जो के है वो दिया है 0.03 पर सेकेंड। ठीक है, और इससे हमको पता चलता है कि रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, पर सेकेंड है। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस टू 0.9 मोल पर लीटर, यानी कि जो आपकी इनिशियल कंसनट्रेशन है दैट इज 7.2 मोल पर लीटर और जो फाइनल कंसनट्रेशन है दैट्स इट इज़ 0.9 मोल पर लीटर। एंड दे आर आस्किंग कि भैया तुमको लॉग की वैल्यू दे रखी है बाकायदा, लेकिन इसके साथ ये पूछ रहे हैं, ये बताना है तुमको कि इतनी कंसनट्रेशन पहुंचने के लिए इसको टाइम कितना लगने वाला है। ठीक, तो वी नीड टू पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड देन व्हेन फाइनली वी गेट द वैल्यू लाइक टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, ऊपर हम लिखते हैं हमेशा इनिशियल वैल्यू और नीचे रखते हैं हम फाइनल वैल्यू। गॉट द आंसर। ठीक है, तो t बराबर 2.303 एंड वी नो what was the value of k, that was 0.03, that's 0.03 ऑलराइट। और यहाँ पर आ जाएगा लॉग, ये है 7.2 और यहाँ पे 0.9, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 9 से अगर 75 को काटें तो 8 टाइम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.303 इंटू 0.03 इंटू, इसे लॉग को लिख सकते हैं लॉग, और यहाँ पर आ सकता है 2 की पावर 3, क्योंकि जब हम ये 8 है ना तो 8 को हम 2 इंटू 2 लिखेंगे तो दो, ये टोटल क्या हो गया 8, इसको हम लिख सकते हैं टोटल 2 की पावर 3। ठीक है, अब जो ये 3 पावर आया है, इस 3 पावर को हमेशा लॉग में कहाँ पहुँच जाता है, सामने, तो यहाँ पर आता है 2.303 अपॉन 0.03 इंटू 3 और लॉग 2 की वैल्यू दी थी इन्होंने 0.301। इस तरीके से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर भी पॉइंट लगाया और यहाँ पर भी पॉइंट लगाया, तो हम चाहें तो इस पॉइंट को हटा के यहाँ पर 0 0 लगा सकते हैं और 3 से इसको काट देंगे, तो हमारा सिंपली जो वैल्यू आई वो यहाँ पर आ गई 2.303 इंटू 0.301 इंटू 100। नाउ यू नीड टू गो थ्रू दिस एंड व्हेन यू कैलकुलेट द आंसर, the answer comes simply, that is coming in calculator 69.3 second. It is the correct answer according to the calculation. ऑलराइट, इस तरीके से तुम इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक, नाउ वी रीच टू क्वेश्चन नंबर 51। एक्चुअली ये दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटली रिपीटेड एज द सिमिलर क्वेश्चन व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द जेई पेपर ना, तो वहाँ पर बिल्कुल सिमिलर सेम क्वेश्चन आया और उस सेम क्वेश्चन में इसी चीज़ की बात की गई है। ठीक, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्टली सेम। ठीक,
यहाँ पे ये चीज़ समझने की। ऑलराइट, देखें अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में दिया है इन्होंने क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है? एक वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक। अगर बात करें हम एनिलीन की, तो एनिलीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो ये वोलेटाइल नहीं होगा। ऑलराइट, लेट्स से इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो एक तो वोलेटाइल है, एक वोलेटाइल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया इसको सिंपली डिस्टिलेशन के थ्रू ही हम अलग कर सकते हैं। मैंने कहा हल्का सा बस गर्म कर दो और ये खुद ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में करेक्ट करें, एक बार देख लेते हैं। फोर्थ का एक ऑप्शन ये है, एक फोर्थ का ऑप्शन ये है, तो इसका मतलब हमारे ये दो ऑप्शन तो गए पहले। ऑलराइट, देन हियर इट इज़ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात चल रही है। देखो जब भी क्रूड ऑयल वगैरह आती हैं चीज़ें, तो इनको प्योर किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, ठीक है। और जब तुम जेई का पेपर देखोगे ना, तो वहाँ पे दे रखा है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डीजल एंड पेट्रोल, तो वहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात की गई है। तो हमारा बी वाला जो होगा उसका होगा थर्ड ऑप्शन। देखो दोनों जगह पे थर्ड ही दिया, तो अभी तो कोई आंसर मिलने का सिरा। फिर एक ग्लिसरॉल एंड स्पेंट लेयर। तो अगर तो हम स्पेंट लेयर की बात करते हैं और ग्लिसरॉल की बात करते हैं, तो यहाँ पर तुमको याद रखना है कि देखो ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक। ऑर्गेनिक मटेरियल्स को अगर आप नॉर्मल प्रेशर पे उनके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करते हो, तो वो हमेशा क्या होते हैं? टूट जाते हैं, यानी कि डिसोसिएट हो जाते हैं। इस केस को ध्यान में रखते हुए इनको हमेशा हीट किया जाता है एट रिड्यूस प्रेशर, यानी कि कम से कम प्रेशर पे। तो इसका पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 1। तो अगर हम सी का देखें पॉइंट नंबर 1 लेस से, तो पॉइंट नंबर 1 इधर है, यहाँ पे 2 वाला आ गया। अब लास्ट वाला और देख लो, एनिलीन और वाटर, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक। दोनों को अलग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्टीम डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन होगा सेकंड वाला। यानी कि कुल मिलाकर हम अगर अपने पॉइंट्स की बात करें, तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, ठीक है। यही क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर आप ध्यान से समझ लें तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 52। इन्होंने कहा है कि भाई आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसको आप हीट कर रहे हो CH3 MgBr के साथ, और ये एक्सिस में दिया है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, लेट्स से लेट्स टेक एन एग्जाम्पल और इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है, लेट मी टेक अ बोल्ड पेन। ऑलराइट, इसको और भी अच्छे से दिखाया जा सकता है। कुछ इस तरीके से C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ सबसे पहले CH3 MgBr से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जाएगा और फर्स्ट अटैक करेगा यहाँ पर, ये बॉन्ड गया ऊपर, फिर नीचे आएगा। जैसे हम यहाँ पर अटैक करवाएंगे, ठीक, तो ये बॉन्ड ऊपर गया, और इसके टूटने के बाद सिमिलर एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा MgBr, ठीक है। ये बॉन्ड गया, ये अटैक करेगा यहाँ पर, और ये पहुँच गया इस तरफ। तो हमारे पास अगर दो मॉलिक्यूल अटैक कर दें इसके ऊपर, तो हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिल जाती है, कुछ इस तरीके से O निगेटिव Mg, और ये आ गया Br, और CH3 यहाँ जुड़ चुका है हमारा। फिर इसके बाद दूसरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पर C है, एक तरफ CH3 जुड़ गया, इस तरफ आएगा डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर होगा निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज के पास आ जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव कैटायन, कुछ इस तरीके से। अब क्या करवाएंगे हम? दोनों का करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस। जैसे आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो एक H इधर गया और OH इधर गया, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया। ऐसे सिमिलरली क्या होता है इस केस में, क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन H और H कुछ इस तरीके से टूटता है।
तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन के आई वो ये बन के आई। सी यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर बॉन्ड गया है कुछ यूँ C डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा CH3। ठीक है, और साथ में निकला क्या क्या है, तो एक जगह निकला है हमारा MgOH और दूसरी जगह है Br, और दूसरा जो निकला है हमारा वो निकला है बाई प्रोडक्ट। लेस से मैं दिखा देता हूँ, MgNH2 और दूसरा Br। हमारा मेन प्रोडक्ट ये है। लेस से देखते हैं हमारा ये सा वाला प्रोडक्ट कहाँ पर है। तो आपका ये पहला वाला ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर पहुँचेंगे। ये दूसरा वाला ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि अटैक यहाँ पे भी होना था। तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं है और इसका रीज़न भी है। ओके, नाउ वी रीच टू द क्वेश्चन नंबर 53। In this question it says which one of the following compound exists as cis trans isomer। कौन सा वाला cis trans isomer की फॉर्म में रहता है, ये यहाँ पर आंसर करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम इसको एक बार देख लेते हैं कि cis trans की फॉर्म में कौन सा वाला रहेगा। यहाँ पर आए, पहला देखते हैं 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, कुछ इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन। ये एक बार ऐसा हो जाएगा और एक बार ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे देख लेते हैं। दो कंडीशन हमने बनाई। ऑलराइट, देन इन्होंने बोला है 1,2 डाईमिथाइल, तो एक बार CH3 यहाँ पर, H यहाँ पर, फिर एक बार CH3 यहाँ पर और H यहाँ पर। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर एक बार H, यहाँ पर एक बार CH3, फिर क्या करते हैं, एक बार CH3 इधर और इधर आ जाएगा H। ठीक है, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इसका ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंट है। यानी कि एक बार तो एक साइड आ गया है और दूसरी बार दूसरी साइड चला गया है। दैट्स वाई इन दैट कंडीशन वी कैन ईजिली से कि एक साइड तो हमको ट्रांस दिखा रही है और एक साइड क्या है हमारी सिस दिखा रही है। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो पहला होना चाहिए। दूसरे में अगर आप देखो पेंट 1इन, अगर हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे 1इन को, तो यहाँ पे एक कार्बन है CH3 CH2, यहाँ पर आ गया CH2 और यहाँ पर आएगा एक तरीके से देखें तो C डबल बॉन्ड C, तो एक H इधर है और एक H इधर है। नाउ लेट्स सी ये कंडीशन, यहाँ पे दोनों इस साइड में H है, दैट्स वाई यहाँ पर सिस और ट्रांस तो होने से रहा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले वाले की, तो ये तो ऑप्शन हमारा है ही नहीं। यहाँ पे लिखा है 2 मेथाइल हेक्स 2इन, यानी कि दूसरी पोजीशन पे एक मेथाइल ग्रुप जुड़ा है। सिमिलरली यहाँ पे बोल दिया इन्होंने 2इन, यानी कि अगर हम इसकी बात करें, इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की, इन्होंने भी हेक्सेन ही दे रखा है और सेकंड नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड दे रखा है। ओके, तो ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड की कंडीशन, और एक तरफ होगा हमारा CH3, एक तरफ आ जाएगा H। ऐसे ही एक तरफ आएगा H और इस साइड में आ जाएगा हमारा CH3, CH2 CH3 CH2 और CH3, तो 1 2 3 4 5 6। एक और बोल रखा उन्होंने सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप, तो ये आ गया हमारे सेकंड नंबर पे मिथाइल 1 2 3 4 5 6 सिमिलरली लाइक दिस। तो अगर आप इस पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको क्या है, एक साइड में सिमिलर मिल गया, दैट्स वाई यहाँ पे भी सिस और ट्रांस तो होने से रहा। इसके बाद बोला है इन्होंने 1,1 डाईमिथाइल, यानी कि एक ही कार्बन पे दो लगे हुए हैं। ये भी पॉसिबल नहीं है, चाहे वो साइक्लोप्रोपेन हो या कोई भी हो। ठीक है, तो अगर एक कार्बन पे जुड़ जाते हैं तो एक ही जैसे ग्रुप, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, तो 56 के लिए मैं एक दूसरी शीट ऐड कर लेता हूँ। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स begin with this।
इन्होंने बोला है कि 212 ग्राम ऑफ Na2CO3 आपके पास, यानी कि जो गिवन मास दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 में ए में जो गिवन मास दे रखा है वो बोला है उन्होंने कि ये है तुम्हारा 212 ग्राम, साथ में इसका मोलर मास दे रखा है और वो दे रखा है 106 ग्राम पर मोल होगा। ठीक, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, और क्वेश्चन में पूछा था उन्होंने कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं कि वंस विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो यहाँ पे ऊपर लिखते हैं हम हमेशा गिवन मास और नीचे लिखते हैं हमेशा मोलर मास। तो ये 212 डिवाइड बाई 106, और अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो गए 2 हो गए। अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स की, नंबर ऑफ एटम्स इन Na2CO3, ठीक है, तो 2 तो सोडियम ही है। ठीक, तो यहाँ पे हम इस तरीके से काउंट करते हैं कि 2 हमारे पास सोडियम है, 1 कार्बन है और 3 है हमारे पास ऑक्सीजन, यानी कि टोटल हमारे पास हो गए यहाँ पर 6। और अगर हम इसको निकालते हैं नंबर ऑफ एटम इस ऑप्शन में, तो नंबर ऑफ एटम्स बैठते हैं हमारे 2 नंबर ऑफ मोल से इंटू 6 एटम है, तो यानी कि टोटल होगा 12। तो पहले वाले का जो पॉइंट होना चाहिए वो होगा 12 एटम्स का, या 12 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन की। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या बात हुई है, उन्होंने बोला है कि भाई इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले, तो ऊपर रख देंगे हम 248 वैल्यू, नीचे रखते हैं हम 62। ठीक है, तो 62 को अगर हम 4 बाय डिवाइड करें तो ये 4 आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया 4। अब N2 में जो एटम है वो आ रहे हैं 2 देन 1, टोटल हो गए 3। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ एटम जो आएंगे उसमें पहले नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ एटम्स लिख देते हैं। ठीक है, इन सच कंडीशन व्हेन यू पुट द वैल्यू व्हाट यू फाइंड द रियल वैल्यू। ठीक है, तो 4 इंटू 3 यहाँ पर भी आ गया 12, यानी कि यहाँ पर दोनों के पास 12 तो आ गया। ठीक है, पहले देख लेते हैं, और ए और बी कहाँ पर है। यहाँ पर ए बी नहीं है और यहाँ पर ए बी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गए। यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, तो एक में दिया है सी और एक में दिया है डी। लेट्स सी कि हमारा, फिर हमको ई ऑप्शन तो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर इस हिसाब से, तो हम सिर्फ और सिर्फ सी को देखते हैं पहले, फिर उसके बाद जो ऑप्शन बचेगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो लेट्स से सी ऑप्शन में क्या दिया है, सी ऑप्शन में हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले, तो ऊपर लिखेंगे 240 और नीचे लिखेंगे 40। 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको काटते हैं तो ये जाता है टोटल 6 टाइम, तो ये हो गया 6। अब NaOH में देखें तो 3 एटम्स हो जाते हैं, यानी कि सोडियम का एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर N जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, नंबर ऑफ एटम्स कम्स आउट नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 3, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 18, और ये 18 आया है, दैट्स वाई ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है फिर। तो हमारा अगला वाला जो होगा वही हमारा करेक्ट होगा। अब जब इसको कर ही रहे हैं तो एक बार ये भी करके देख लेते हैं डी ऑप्शन को, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, W को हमको पता करना था कि W ग्राम में दिया है, तो N निकालेंगे हम। तो N के केस में क्या आएगा यहाँ पर 12/2, यानी कि ये आ गया हमारा 6। अब H2 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें हम पहले तो यहाँ पर 6 नंबर ऑफ मोल्स हैं और 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर क्योंकि H2 के पास 2 ही एटम होते भी हैं, दैट्स वाई यहाँ पर हो जाएगा पूरा 12। तो ये हो गया तुम्हारा 12, यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, यानी कि इन सब की सिमिलर वैल्यू आ रही हैं। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन नंबर क्या होता है यहाँ पर, डी वाला करेक्ट हो जाता है। तो हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ यहाँ पर जाएंगे। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है तो इसका मतलब आप काफ़ी वैल्यू के एक्यूरेट हो। ठीक, एलिमिनेशन टेक्निक जितनी ज़्यादा यूज़ कर लो इतना बेहतर है, क्योंकि वही तुमको थोड़े क्वेश्चन जल्दी कराने में हेल्प कर देती है। ऑलराइट,
नाउ वी आर एट द क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की, तो उस केस में आंसर क्या होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, ऑलराइट। इन्होंने पूछा है, इनका कहना है यहाँ पर, लेट्स से अरेंज द गिवन कंपाउंड फर्स्ट टू सेकंड, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड मार्क्ड विद स्टार। यानी कि किसके लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पर हमको एनर्जी का ऑर्डर निकालना है, भाई किसके लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन। देखिए, अगर ये बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इधर। ठीक, और अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं इस तरफ तो इधर आएगा फिर हमारे पास निगेटिव चार्ज, और इधर है हमारे पास डबल बॉन्ड, यानी कि निगेटिव चार्ज इधर और ये इधर। तो ये एक तरीके से रिजोनेंस में जा रहा है, यानी कि एनर्जी आसानी से अवेलेबल हो सकती है इसके लिए। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा हमारा सबसे लास्ट में होगा, जो कि हमको ये दे रखा है, यानी कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर दूसरों की। जैसे एक तो बेंजीन है कुछ ऐसे, और दूसरी चीज़ है ये। कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इनमें पूछा गया है कि भाई ये बताएं कि कौन सा वाला ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग ठीक है। तो देखिए, उससे कम जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो इस बॉन्ड को टूटने में होगी, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर तो चार्ज आएगा हमेशा बेंजीन रिंग पर। ठीक है, और बेंजीन रिंग पर निगेटिव चार्ज आ सकता है, दैट इज़ पॉसिबल। तो दैट्स वाई यहाँ पे फिर ऑप्शन आना चाहिए हमारा फर्स्ट वाला। एंड देन जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है और साथ में फिर ये बेंजीन रिंग भी जुड़ी हुई है, तो दैट्स वाई सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी हमको यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ट्रिपल बॉन्ड के से जो हाइड्रोजन अटैच होगा, यानी कि इसका मेरे अकॉर्डिंग आंसर होगा आंसर नंबर 2। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर कि हीट ऑफ फॉर्मेशन बतानी है Ba2 पॉजिटिव की। इसमें इन्होंने बोला है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 इन्होंने दे रखी है। ठीक है, बोल रहे हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो दे रखी है इन्होंने -0.45, और BSO4 का इन्होंने बताया कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, जो कि ये है -349 किलो जूल पर मोल। अब कहना है इसमें आंसर बताएं कि कौन सा वाला आंसर करेक्ट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब भी हमारे पास Ba2 पॉजिटिव है, कोई भी इसकी हीट रही होगी, और हम रिएक्शन करवा रहे हैं SO4 2 नेगेटिव से, तो मेरे पास जो फॉर्मेशन होगा वो होगा BaSO4 का, जो कि सॉलिड फॉर्म हुआ है, लेकिन अभी क्रिस्टलाइज नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्रिस्टलाइज करता हूँ, लेट्स से एक कहानी से हम सोचने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इसको क्रिस्टलाइज करता हूँ तो मेरे पास जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी जो आएगी, एक तरीके से मैं इसको बोलता हूँ BaSO4 सॉलिड ही होगा बट क्रिस्टलाइज करा है मैंने। तो इसमें से जो एनर्जी निकल रही है वो निकल रही है माइनस का 4.5 नेगेटिव में डेल्टा एच आ रहा है मेरा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको क्रिस्टलाइज करूँ ही ना तो ये एनर्जी भी स्टोर रहेगी इसी के पास, तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, ये एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव 4.5, कुछ इस तरीके से। ठीक, क्योंकि मैं इसको एक तरीके से क्रिस्टलाइज फॉर्म में लेके ही नहीं जा रहा, तो वो एनर्जी इसी मॉलिक्यूल के पास रहने वाली है जो इसकी एनर्जी कम हो सकती थी। ठीक, अगर मैं फार्मूला बनाऊँ इसका तो मैं फार्मूला बना लूँगा डेल्टा, एक तरीके से फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एच स्टैंडर्ड है, किसकी बात कर रहे हैं, Ba2SO4 की, Ba2 पॉजिटिव की, प्लस साथ में लगाएंगे हम ये सवाल। ठीक, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इक्वेशन ऐड करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास डेल्टा एफ एच स्टैंडर्ड SO4 2 नेगेटिव इक्वल टू, किसके इक्वल रखना है, इसके, ये जो है हम इसको इक्वल मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ लेट्स से BaSO4। ठीक, ये जो क्रिस्टलाइजेशन की एनर्जी है मैं इसको ऐड ही कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ऐड मतलब मैं पॉजिटिव मान के चलूँगा इसको, तो मैं इसको मान लेता हूँ 4.5 किलो कैलोरी, जो कुछ भी है वो इस तरीके से ही रहेगा। अब मुझको सारी वैल्यूज़ रखनी है,
अब सारी वैल्यूज़ रखने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं BaSO4 की वैल्यू तो मुझको चाहिए थी, ऑल राइट, एंड देन मुझको SO4 की वैल्यू चाहिए है, वो है 216, वो भी कैसी, निगेटिव में 216 किलो कैलोरी, सबकी यूनिट सेम है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ये है आपकी माइनस का 349 किलो कैलोरी, माइनस का 349 किलो कैलोरी। BaSO4 था हमारा प्लस 4.5, ऐसे ही रखना है एज इट इज़। ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा H Ba2 पॉजिटिव, ये हमको निकाल के देनी है। अब क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को उठा के भी इधर लेकर जाएंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव इक्वल टू माइनस का 349, ये निगेटिव की वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और पहले से हमारे पास 4.5 है, और ये आ जाएगा वहाँ माइनस का 216 की जगह आ जाएगा प्लस 216। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर माइनस 349 है ही, ऑलरेडी दे रखा है, ऊपर से यहाँ पे पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी एक तरीके से 220.5। नाउ लेट्स सब्सट्रैक्ट इट। तो अगर मैं 9 का 0.0 कर लूँ इसको, ठीक है, जैसे 0.0 करता हूँ तो यहाँ 10 में से 5 गया, तो ये मेरे पास बचा 5 पॉइंट, यहाँ पर आ गया 8, तो जैसे 0 8 में से जाएगा तो 8 बच जाएगा क्लियरली, 4 में से 2 गया तो फिर 2 बच गया, और फिर 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, और वैल्यू निगेटिव की बड़ी थी तो निगेटिव हो गया, और ये हो गया किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं आंसर हमारा कितना मैच कर रहा है। ओके, क्लियर मिल गया हमको आंसर, ये सवाल है -128.5। ठीक, कभी कभी क्या होता है वैल्यूज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि भाई थोड़ा बहुत अगर इधर उधर है भी तो उस चीज़ को क्लियरली याद रखना है। ओके, इन्होंने बोला है कि भाई ये बताएं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट और जो भी चीज़ अंडरलाइन है उसकी। ओके, यहाँ पूछ रहे हैं के पॉजिटिव की क्या होती है। देखो कुछ भी हो इसके अंदर याद रखना है तुमको कि हमेशा पोटाशियम है तो के पॉजिटिव के केस में हमेशा +1 ही आएगी, चाहे कोई भी चीज़ हो या कहीं पर भी अटैच हो। इन एल्कलाइन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलती। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। इस केस में हमको देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों नॉन मेटल्स हैं, दैट्स वाई कंडीशन इज चेंज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को मान के चलते हैं कि 2 एटम हैं और हर एक हाइड्रोजन की जो होती है वो +1 होती है। फिर आगे हम 2 ऑक्सीजन है और हमको नहीं पता कि इसकी कितनी होगी, और इक्वल टू कर दिया मैंने 0। ठीक है, तो ये आ गया 2, ये आ जाएगा +2x = 0। लेट्स से अगर मैं इस 2 को उधर ले जाऊँ तो यहाँ पर आता है मेरा 2x = -2, इस 2 से ये 2 कटा 1 बचा, तो x बराबर हो गया -1, यानी कि ये थी मेरी +1 और यहाँ पर ये है -1। देखिए ये है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 6 होती है, +6। अब आप देख लो क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपको इतना तो आना ही चाहिए। ये 4 गलत हो गया, पहले वाले का प्लस है, दूसरे वाले का माइनस है, फिर आ गया +6। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये नॉट 2 दे दिया, ये कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको इतना जानकारी पहले से रखनी है कि हाउ द थिंग्स वर्क्स। ऑलराइट, नाउ वी आर एट द क्वेश्चन नंबर 58। क्या पूछ रहे हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स विच ऑफ द कंपाउंड विल बी हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस इन सोल्यूशन। पहले तो बात ये है कंडक्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो कंडक्टेंस की जब भी बात होगी तो ये स्टार्टिंग में दे रखा है आपका, जब आप वर्नर थ्योरी पढ़ते हो, इट इज़ ऑलवेज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म होंगे इतने ज़्यादा उसकी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कंडक्टेंस होगी। इसमें कितने आयन फॉर्म हो रहे हैं इस वाले में, तो इसमें हो रहे हैं CONH3 का होल पानी में डालने पर Cl, और इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव और Cl पे चार्ज आ गया निगेटिव, तो नंबर ऑफ आयन्स हो गए 2। ठीक है, इसमें बात करूँ तो यहाँ पे चार्ज नंबर ऑफ आयन चार्ज जो फॉर्म होंगे वो होंगे 0, क्योंकि कोई भी आयन बाहर है दे ही नहीं है, काउंटर आयन ही नहीं है और मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है। इसके केस में भी क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे कोई आयन नहीं दिया है। और यहाँ पे हो गया एक तरीके से अगर हम इसको करते हैं तो CONH3 का होल 6 एक ही होगा,
और चार्ज आएगा 3 पॉजिटिव और यहाँ पर आएगा 3 टाइम्स Cl माइनस सी, यानी कि टोटल होगा 4। तो देखो हाईएस्ट तो ये रहा, ठीक है। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम में ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, इनकी सबसे ज़्यादा कम होगी, तो दैट्स वाई दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसको हम एक तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नॉट गिव द बेंजीन एज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर बेंजीन जो मेन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो देखिए जब भी बात करते हैं हम पहली वाली इक्वेशन की बात करें, यहाँ पे लिया है इन्होंने H2O और ये डाइजोनियम सॉल्ट। तो अगर तुम कभी भी H2O लेते हो डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, तो हमेशा बनने वाला प्रोडक्ट बनेगा ना, वो होगा तुम्हारा फिनॉल। तो पहले कोई ऑप्शन यही नहीं है, ठीक है। सोडा लाइम के साथ कराओगे तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा सोडियम के साथ, यानी कि आपके पास निकलेगा Na2CO3 और जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा ये बेंजीन रिंग, यानी हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। अगर बात करें मोल्डिबिडेनम के साथ, तो इसमें क्या होता है फिर साइक्लाइजेशन होता है और बेंजीन ही बन के आती है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली रिएक्शन है ये होता है हमारा पॉलीमराइजेशन, एक तरीके से साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के अंदर पढ़ोगे, ठीक। और इसमें ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने के बाद साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करके बेंजीन बना लेते हैं। तो एक तरीके से हमारा ये सारा ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक, हमको बताना है कौन सा वाला पैरामैग्नेटिक है, ठीक। ओके, पैरामैग्नेटिक। तो देखो अगर तुमको याद होगा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मैं इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इससे पहले मैंने 1-2 वीडियो बनाई हैं तो आप उसे ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन आता है sp3, ठीक है। तो इन्होंने पैरामैग्नेटिक पूछा है तो ये तो पक्का नहीं है। फिर आगे हम Cn के पास, Cn क्या है, ये स्क्वायर प्लेनर होता है यानी कि DsP2, ठीक। और इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 0, तो ये भी नहीं है, ठीक है। अगर आप इसका देखो ppS3 का होल 4, तो ये तो 12th के सिलेबस में नहीं है बाय द वे, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आ गया, ये आ गया, ये sp3 है लेकिन यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती, तो ये ऑप्शन है एक। और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं 2, ठीक है। ये जो है इसके केस में अगर आप बात करो तो ये ऑक्टाहेड्रल है और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। 2 पॉजिटिव चार्ज दिया यानी कि इसके अंदर भी जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी होंगे 2, यानी कि ये भी क्या है, एक पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन आना चाहिए, एक तो है हमारा A और दूसरा है हमारा D, तो AD इसके साथ जाएंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपकी ज़्यादा ही अच्छी प्रैक्टिस आपने कर रखी है तो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 61। इन क्वेश्चन नंबर 61 व्हाट यू सी कि कैन डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। सबसे पहली बात यह है कि ब्रोमीन वाटर जो है हमेशा रिएक्शन देता है अनसेचुरेटेड कंपाउंड के साथ, जिनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। ऑलराइट, इसके पास डबल बॉन्ड है तो ये भी रिएक्शन दे देगा। ये बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ये एनिलीन है यहाँ पे भी हो जाएगा। ये पूरा का पूरा सेचुरेटेड है, ठीक। तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन नहीं देता क्योंकि सेचुरेटेड चीज़ें कभी भी रिएक्शन नहीं दे पाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। 62 की बात करूँ तो यहाँ पर बोला है कि हेवर प्रोसेस और इस साइड में लिस्ट दे रखी है। तो देखो हेवर प्रोसेस के अंदर क्या है, कैटलिस्ट यूज़ करते हैं Fe। फिर वेकर ऑक्सीडेशन, इसमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं PdCl2। विल्किंसन कैटलिस्ट, ये तो फेमस है विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है। और जिगलर नाटा जो पॉलीमराइजेशन में यूज़ होता है वो ये आ गया, यानी कि सब एक दूसरे के सामने ही है। तो यानी कि फर्स्ट ये नहीं है, ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है, फिर ये गलत हो गया, सेकंड ये गलत हो गया, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारा करेक्ट है। इस तरीके से हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ऑलराइट, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन क्वेश्चन
Actually, this is the same question I have seen when I was going through ना things. तो मैंने वहाँ पर देखा कि इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था जेई में ऑल्सो. दिस सिमिलर क्वेश्चन आई नोटिस ओवर देयर. ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में. जैसे ये डी वाला ऑप्शन तो हमेशा रिकेट से होता है, तो ये तो क्लियर है एकदम. ठीक है, अब आप देख सकते हो इसके अंदर रिकेट्स कहाँ पे दिया है. तो देखो सब जगह पे सेम ही दिया है. तो ऐसे जो बड़े कॉमन से होते हैं ना वो तो सब ठीक ही रहते हैं. पर सीसीएस अनीमिया ये होता है B12 की कमी से. तो आप देख लो ए का फोर्थ कहाँ पर दिया है, ए का फोर्थ ये रहा. ठीक है, और अगर हम बात करें B2 की, तो B2 जब भी तुम बात करोगे B2 की तो ये आ गया कॉन्वल्सन. और अगर हम बात करेंगे इसकी B6 की, ठीक एक सेकेंड, एक्चुअली B2 जो होता है ये सिलियोसिस होता है आई थिंक. एग्जैक्टली मेरा थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ. और B6 जो होता है वो होता है कॉन्वल्सन. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन ये है, ये मिल गया बिल्कुल. तो ये ऑप्शन होगा. ठीक, डी का 2 होता है. एक बार ज़रूर चेक कर लेना आप लोग भी कि B6 के लिए हमेशा कन्वर्सन होता है और B2 के लिए सिलियोसिस होता है. राइट, ओके. Now we are at question number 64. In this question what you see, there are two statements. फर्स्ट स्टेटमेंट में बोलते हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म. यस, इट इज़ ट्रू. फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है वो एक एक्सट्रीम फॉर्म होती है पैरामैग्नेटिज्म की. पैरामैग्नेटिज्म में भी पॉसिबल कि किसी भी एक एटम के अंदर अगर जो एटम या फिर आयन है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें अगर कोई भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स ड्यू टू दैट वहाँ पे आपको पैरामैग्नेटिज्म देखने मिलेगा. लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो भी उस मेटल एटम के अंदर होते हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर आपको एक एक्सट्रीम लेवल का मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है. तो इट इज़ ट्रू. देन अगर हम बात करें स्टेटमेंट नंबर 2 की, तो यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए Cr2 पॉजिटिव आयन जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है एंड इज़ द सेम एज दैट ऑफ निबेडियम जिसका चार्ज दे रखा है 33 पॉजिटिव और जो एटॉमिक नंबर होता है वो 60 होता है. कह रहे हैं कि इनके जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सेम है. लेट्स सी, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये सेम है भी या नहीं. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो क्रोमियम है. व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रोमियम, हियर समथिंग दैट वी रियली नीड टू डिस्कस फर्स्ट. ये रहा क्रोमियम. ठीक, क्रोमियम का अगर हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं जनरली तो हम लिखते हैं आर्गन का Ar. ठीक, एंड देन फाइनली आर्गन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर फिनिश होगा. फिर यहाँ पर आता है 4s1 और यहाँ पर आता है आपका 3d एंड इसके पास जाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाफ बैलेंस सेल जो होती है हमेशा दैट इज़ मोर स्टेबल, दैट्स वाई हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे. एंड देन जब यहाँ पर बात चलती है कि इसको एक करेक्ट वे में या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखना है या फिर ऑर्बिट्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे लिखना है, तो ये इस साइड पहुँच जाएगा. इसकी एनर्जी कम होती है लेकिन ये आता आउटसाइडर है, तो दैट्स वाई इसको लिखना पड़ता है 3d5 और 4s1, क्योंकि इसका n वाला नंबर जो है बड़ा है. दैट्स वाई अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4s और यहाँ पर आएगा आपका 3d. ठीक है, दैट्स वाई. अब जब इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी कि हम बात करने वाले हैं अभी क्रोमियम के 2 पॉजिटिव चार्ज वाले आयन के केस में, तो जब हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास बचा क्या 3d4 और 4s0. अब इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें तो हमको जानते हैं कि डी के अंदर कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होती हैं जिसमें से 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बचे वो यहाँ पर टोटल आ जाते हैं 4, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास तो 4. अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द निबेडियम. तो जब Nb3 पॉजिटिव की बात करते हैं हम, ठीक, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन में एक बार पूरा लिख देता हूँ Nd के लिए. तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे रखा है 60, तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10
then 4p6 and then 5s2 एंड देन यहाँ पर आएगा आपका 4d10 एंड देन आएगा यहाँ पर 5p6 और यहाँ पर आएगा 6s2 एंड देन फाइनली यहाँ पर आएगा फिर से 4f और बचे कितने इलेक्ट्रॉन है वो एक बार देख लो। तो ये हो गए हमारे पूरे 10, यहाँ पर ये 10 हो गए, यहाँ पर ये भी 10 ही है, यहाँ पर ये भी 10 ही है, तो इसका मतलब 10 10 40 तो यही हो गए। फिर उसके बाद क्या देखते हैं हम कि अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया मेरे पास पूरा का पूरा 10, तो दैट्स वाई यहाँ पे 10 10 50 56 एंड बचे कितने अब 4, तो मेरे 4 इलेक्ट्रॉन पहुँच गए इसके पास। ठीक है, अब ना टोटल जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 60 थे और यहाँ पर भी क्या हो गया टोटल 60 हो गए। अब जब हम बात करेंगे कि बाहर से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन सी ऑर्बिटल से निकलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा कि हमारे इलेक्ट्रॉन जा कहाँ से रहे हैं। तो देखो ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है, ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है, ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है, ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्बिटल बची, यानी कि मैं इसको लिखूँगा कुछ इस तरीके से 4f4 और 6s2। डन। ओके, नाउ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इससे, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले यहाँ से। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो भी तो हमारे पास बन के आएगा 4f3 और 6s0। एंड नाउ लेट्स सी, इसके अंदर होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 ऑलराइट, इस तरीके से हो गया। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3। पिछले वाले में कितना आए थे, नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 थे। दैट्स मीन यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट कम्प्लीटली गलत हो जाता है। अब हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। इन्होंने बोला कि पहला फॉल्स है, गलत हो गया। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये भी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड द स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, यानी कि ये सारा ऑप्शन होगा। Like that you can easily calculate के what will be the answer of such questions. Just it takes a little bit time and then you get the answer. Now we are going to solve the question number 65. When you talk about this question number 65, यहाँ पे बोला है कि भाई t half इसकी दे रखी है 1 मिनट। ठीक, अब कह रहे हैं when 99.9% completion of the reaction is closest to, यानी कि 99% जो रिएक्शन का मटेरियल है वो कब ख़त्म होगा, बस ये बता देना है। ऑलराइट, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इससे आगे कि 99% कब हो जाएगा। ठीक, तो आई नीड टू टेक अ पेपर, और ये आ गया मेरा पेपर एंड देन वी नीड टू चेंज द पेन बिकॉज लेट्स से टी हाफ दिया है इसका 1 मिनट, यानी कि अगर मैं यहाँ से के कैलकुलेट करता हूँ तो इजीली मुझको यहाँ पर क्या होगा, इजीली मुझको मिल जाएगा कि लेट्स से आई कैन से इजीली कि ये हो जाएगा मेरा 0.693 and t half. Okay, now the k turn to be like 0.693 per minute. अब बात करते हैं हम 99 पे पहुँचाना है, यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी दैट वुड बी लाइक 100 एंड जो फाइनल आ जाएगी वो आ जाएगी 100.00 माइनस 99.9, दैट्स मीन आंसर आ रहा है मेरे 0.01. let's say we can write it in a way like okay let me something 99% निकाल लेना हम यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको 1 करेंगे। ऑलराइट, तो हमारे पास ये एक वैल्यू है जो मुझको बता रहा है कि फाइनल कंसंट्रेशन इतनी बचने वाली है। अब फॉर्मूला होता है T बराबर 2.303 अपॉन के एंड देन लॉग, और यहाँ पर आएगी मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन एंड देन फाइनल नीचे आ जाएगी मेरी final concentration, and then I put the value 3.303 and then finally I put the value 0.693 and यहाँ पर आता है log that would be like 100 and that is 0.1, पॉइंट हटाओ 0 यहाँ पे बढ़ा दो। ऑलराइट, एंड व्हेन यू सी लाइक यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आती है तुम्हारी log 10 की पावर 3,
ये 3 लॉग के केस में हमेशा आगे आता है, दैट्स मीन यहाँ पर हो जाएगा 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 3 और log 10 की वैल्यू होती है 1 एंड इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को हटा सकते हैं, इसे 3 से काटेंगे तो ये आएगा 2 टाइम 3 टाइम एंड 1 टाइम एंड वी हैव 2303 डिवाइड बाई 231। ऑलराइट, जब तुम इस वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू को एक बार देखो और एक ऊपर वाली वैल्यू को देखो तो लगभग तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है 10। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास 10 है, ऑफ कोर्स दैट इज़ द आंसर। तो इस पॉइंट के थ्रू तुम इस आंसर को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। इसके कुछ अलग और इजी तरीके भी हैं, बट अगर तुम पेपर में होते तो उस टाइम तुमको वो इजी की यूज़ करना पड़ता। अब तो आपको ये सीखना है कि हमें आंसर तक कैसे पहुंचना है बाय बेसिक मेथड्स ऑफ द बुक। ओके, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग के द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग बेसिसिटी स्ट्रेंथ ऑफ गिवन अमीन्स। आपको दिखाना है कि बेसिसिटी स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाना है, यानी कि जिसकी हाई होगी, हाई बेसिसिटी होगी, वो यहाँ पर आएगा और देन हम जाएंगे लो बेसिसिटी पर। ऑलराइट, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और समझने की है जो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ अभी के लिए, कि जब भी हम बात करते हैं हाईएस्ट की, तो जो भी एलिफेटिक होते हैं, फैटिक अमीन्स होते हैं, उनकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इवन अमोनिया से भी ज़्यादा होती है। एंड देन अमोनिया के बाद आते हैं एरोमेटिक अमीन्स। दैट इज़ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक, एलिफेटिक में बात करें तो अगर हम बात करते हैं लेट्स से मेथाइल ग्रुप की, ठीक, तो यहाँ पर ऑर्डर होता है 2 डिग्री, फिर आपका आएगा 1 डिग्री, फिर आ जाएगा आपका 3 डिग्री, कुछ इस तरीके से ऑर्डर रहेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे यहीं पर एथाइल ग्रुप जुड़ा होने पर अमाइन ग्रुप से, तब यहाँ पर ऑर्डर होगा 2 डिग्री, देन 3 डिग्री और देन 1 डिग्री। यहाँ पे समझने की बात क्या है? समझने की बात ये है कि भाई जब भी आप इस केस में बात करते हो, यानी कि एलिफेटिक अमीन्स के केस में, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे दे विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी over nitrogen, and that results into easily availability। और जब आसानी से कोई चीज़ अवेलेबल हो जाती है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है और उसी वजह से उसका बेसिक नेचर आ जाता है। अब केस में जब बात करें हम एरोमेटिक अमीन की, तो एरोमेटिक अमीन के जो मेन केस होता है वो समझने का ये है कि एरोमेटिक अमीन जो होती हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या लॉन पेयर होते हैं अमाइन ग्रुप पर, दे अंडरगो रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस में जाएंगे तो भैया इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, और जब भी इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल नहीं होते तो यू कैन अंडरस्टैंड हियर कि यहाँ पर रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करती। तो हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी। इन्होंने पहले लिखा है बेंजीनामीन, तो ये तो गलती हो गया भाई, इसकी तो हाईएस्ट हो ही नहीं सकती, ये तो सबसे लोएस्ट में जाना चाहिए। फिर अगला आता है हम एन मेथाइल एनिलीन, फिर लिखा है बेंजामिनामीन और उसके बाद फिर से लिख दिया एथेनामीन, यानी कि ये एलिफेटिक है तो फिर से यहाँ पर गलत हो गया। ठीक, यहाँ पे लिखो एन एथाइल एथेनामीन, ठीक है, फिर एथेनामीन, फिर लिख दिया है उन्होंने बेंजेनामीन और फिर यहाँ पे लिख दिया है एन मेथाइल एनिलीन। एन मेथाइल एनिलीन की अगर हम बात करें तो एन मतलब नाइट्रोजन से एक मेथाइल ग्रुप जुड़ा है, इसकी बेसिसिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, लेट्स सी, एन एथाइल एथेनामीन बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर एथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसकी एथाइल वाले ग्रुप की हमेशा बेसिसिटी ज़्यादा होती है। फिर एथाइल एथेनामीन की बात करूँ तो यहाँ पर एक एथाइल ग्रुप हो गया, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर फिर एन एथाइल एनिलीन, ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और हम एरोमेटिक में बात करें फिर बेंजेनामीन, यहाँ पर सिर्फ उसे सिंगल एथाइल ग्रुप है, दैट्स मीन ये सारा ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द केस।
ओके, नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 67। इन्होंने दिया है कि भाई दो लिस्टें हैं तुम्हारे पास और इन दोनों लिस्टों के अंदर तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वाली लिस्ट किससे मैच कर रही है, और उसी के बेसिस पे तुमको ये इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, कन्वे करना है आगे फर्दर कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ओके, लेट्स सी। जब भी हम बात करते हैं इन कंपाउंड्स की या इन एलिमेंट्स की, तो ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है, ये आता है तुम्हारा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से, ठीक। और इसमें 0 ग्रुप से लेकर 6 ग्रुप तक होते हैं। 0 ग्रुप भी होता है और 6 ग्रुप तक होते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होता है। 0 ग्रुप में एक नॉन मेटल का कैटायन आता है जिसको बोलते हैं अमोनियम कैटायन। तो इसके सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए हम 0 ग्रुप का यूज़ करते हैं। बाकी उसके बाद जितने भी ग्रुप हैं उसके अंदर हम अलग अलग चीज़ों को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पायन दे रखे हैं और इन्होंने देख रखा है कि भाई ये कैटायन कौन से ग्रुप में आएगा, दैट्स इट। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले जो आपको ध्यान होगा, लैब में जब एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो 10 से एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं येलो प्रेसिपिटेट एक्सपेरिमेंट। इसको मैं पीपीटी लिख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट, ठीक। और येलो प्रेसिपिटेट एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें मोस्टली यूज़ किया जाता है लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन दिखाने के लिए, ठीक। तो ये जो लेड है जिसको बोलते हैं Pb2 पॉजिटिव, ये हमेशा आता है फर्स्ट ग्रुप के अंदर, ठीक। तो आपका ये सवाल पहुंच जाएगा ये, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप है। अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि भी सी वाले का फर्स्ट कौन सा है। तो देखो सी वाले का अगर हम फर्स्ट देखें तो एक तो हमको यहाँ दे रखा है और एक हमको यहाँ पर दे रखा है, तो इनके दो जगह हमको चांसेस मिल रहे हैं कि सी वाले का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें उसके बाद कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की, तो कोबाल्ट क्या करता है, सल्फ़र से रिएक्ट करता है और वो बना लेता है एक ब्लैक कलर का कंपाउंड, ठीक है। और ये ब्लैक कलर का जो कंपाउंड बनता है, जनरली इन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तुमको ध्यान रखना होगा कि ये सारे के सारे कंपाउंड आते हैं ग्रुप नंबर 4 में, यानी कि ये हो गया हमारा थर्ड वाला। और देखो यहाँ पे उन्होंने हर जगह पे 30 दे रखा है हमको, तो ये तो बड़ा कॉमन सा है और दैट्स वाई यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम हमेशा से आता है लास्ट वाले ग्रुप में, जिसको हम बोलते हैं 6 ग्रुप। ये 6 ग्रुप में आता है मैग्नीशियम, दैट्स वाई यहाँ पर ये आ जाएगा। और हमको 6 एक यहाँ पे दिया है और एक यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमको 6 दे रखा है, ये तो हमारा वैसे पहले ही बाहर हो गया था, तो इसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारे पास एल्यूमिनियम बचा। एल्यूमिनियम आता है यहाँ पर, जो एक जिलेटिन जैसा सब्सटेंस बनाता है व्हेन रिएक्ट्स, तो ये हमेशा आता है ग्रुप नंबर 3 में। और ग्रुप नंबर 3 मतलब 2 वाला पॉइंट, और वो आ गया हमारे पास इस जगह पर, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो रहेगा ये 3, ठीक है। तो इसकी एक टेबल आती है पूरी, वो टेबल के ऊपर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा, आप उसे एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक। नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 68। और 68 में बोला है कि फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइजेस इन 3 स्टेप्स विद देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट K1, K2 एंड K3, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H3PO4, ठीक। तो इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, और वो जुड़े होते हैं कुछ इस तरीके से। ये होगा हमारा फॉस्फोरिक एसिड कुछ इस तरीके से, जिसमें इस फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +5, ठीक है, जो कि इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। दैट्स मीन ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, ठीक। अब इन्होंने बोला है कि भाई जो भी इसके जो कांस्टेंट दे रखे हैं, वाइल K इज़ ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जो K होगा वो इन सब का क्या होगा, एक तरीके से मल्टीपल होता है। तो दैट्स वाई ये जो होगा K वो ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, यानी कि हम लिख सकते हैं K = K1 × K2 × K3 इस तरीके से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो पहला दे रखा उन्होंने लॉग K1, लॉग K2, लॉग K3, तो दोनों साइडों का जब आप लॉग लेंगे, इस साइड का भी इस साइड का, तो ये इसका मतलब ये चीज़ हमारी सही है।
फिर बोल रहे हैं कि H3PO4 इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड देन H2PO4 माइनस और HPO2 माइनस। एग्जैक्टली जो बेसिक जो फाउंडेशन वाला एसिड होता है, यानी कि जो बेसिक एसिड होता है, बेसिक से मेरा मतलब है कि वो एसिड जो एक मेन एसिड होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है अपने दूसरे एसिड से या उसके दूसरे कॉन्जुगेट बेसिस से, हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक, अब तीसरी स्टेटमेंट आता है कि इसके अंदर जो के है वो ग्रेटर देन है K2, फिर ग्रेटर देन है K3, यानी कि ये बात भी ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो आयोनाइज होने की टेंडेंसी होती है एसिड में, दैट इज़ ऑलवेज एक्सट्रीम लेवल, यह सबसे हाईएस्ट टेंडेंसी होती है कि वो आसानी से आयोनाइज होना चाहते हैं। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ बोला कि K जो है वो एवरेज होगा K3 और K2 का, ऐसा कभी नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारा ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का तुमको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। नाउ वी आर रीच टू द क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अनलाइक गैलियम दैट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, CS हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। हम जानते हैं गैलियम के बारे में भी और हम जानते हैं सीजियम के बारे में। ठीक है, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है अराउंड 29.6 डिग्री सेंटीग्रेड और सीजियम का होता है 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अराउंड इनके होते हैं, या 28 भी मान सकते हैं इसको। तो ये बहुत लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, दैट्स मीन ये स्टेटमेंट ही यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक, जो कंपेरिजन किया जा रहा है। On Pauling scale, the electronegativity value of nitrogen and Cl are not the same. Of course, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो सेम नहीं होती है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, हम जानते हैं ना कि जब हम जाएंगे ऑक्सीजन के बाद हम नाइट्रोजन पे जब पहुंचते हैं तो इसकी होती है 3.0 और इसकी होती है अराउंड 3.4, यानी कि ऑक्सीजन से बस थोड़ी सी कम होती है। तो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट अलग अलग है। ये बात इन्होंने नोट लगाया, दैट्स मीन ये करेक्ट है। फिर बोल रहे हैं आर्गन, पोटाशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम एंड सल्फर 2- आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सबके सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो इसके पास होते हैं टोटल नंबर ऑफ, जब हम बात करेंगे सल्फर के केस में तो इसके पास होते हैं टोटल नंबर ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन, 2 और ले लेगा 18 होगा। कैल्शियम के पास होते हैं 20, 2 इसने निकाल दिए तो फिर से इसके 18 हो गए। क्लोरीन के पास होते हैं 17, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 18 हो गए। पोटेशियम के पास होते हैं 19, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया 18 हो गए। और आर्गन के पास होते हैं ऑफकोर्स 18 इलेक्ट्रॉन। दैट्स मीन ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। इनमें से किसकी आयोनाइजेशन, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उन्होंने दिखाया कि भाई सिलिकॉन की ज़्यादा होती है, फिर उससे कम होती है एल्यूमिनियम की, फिर उससे कम होती है मैग्नीशियम की और फिर उससे कम होती है सोडियम की। ठीक है, तो देखें आपको पता है ना कि जो मैग्नीशियम है और जो एल्यूमिनियम है, इन दोनों की अगर हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन आता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो आता है जनरली 3p1 के अंदर। ठीक है, और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉन आता है 3s2 के अंदर, जो कि ये हाफ फिल्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना वेरी डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑर्डर गलत हो गया तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज़ ग्रेटर, ऑफकोर्स जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे फर्स्ट ग्रुप में तो आप पाओगे कि सीजियम हमारा बिल्कुल लास्ट में ही आता है, लगभग लास्ट से पहले वाले पर। तो द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज़ ग्रेटर देन लिथियम एंड रुबीडियम, इट इज़ ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू, यानी कि हमारे पास हमारा अगर हम पहला वाला देखें तो पहला गलत था तो ये गलत हो गया, फिर यहाँ पर फिर ये भी गलत हो गया। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा डी वाला भी गलत है, तो डी वाले के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो लेट्स से व्हाट यू सी कि यहाँ पर मुझे कन्फ्यूज़न है। इन्होंने बोला है कि इसके अकॉर्डिंग सी हमारा करेक्ट था, ऑफ कोर्स करेक्ट है, एंड ई इज़ ऑल्सो करेक्ट, ई इज़ ऑल्सो करेक्ट हो गया, एग्जैक्टली इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट द बी वॉज ऑल्सो करेक्ट ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ऑफ कोर्स दे हैव द डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी।
then the option is B, C, E. It is the option. I don't know what's wrong with this, but still it is the option because data के according तो ये आना चाहिए. Okay, all right. You check it once and then we continue with this. Okay. Now we are reaching to the question number 70. Can I statement first? Like nitrogen that can form ammonia, arsenic can form arsine. जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया फॉर्म कर सकती है. और सिमिलरली अगर हम बात करते हैं आर्सिन की, तो यहाँ पर जो आर्सिन होगा हमारा वो यहाँ पर फॉर्म कर सकता है. मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पर आर्सिन जो है हमारा वो आर्सिन फॉर्म कर सकता है अमोनिया की तरह. यस, आर्सिन फॉर्म करता है एग्जैक्टली, बट ये बहुत ज़्यादा मतलब इतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन स्टिल इट डू. ठीक. स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं हम. एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटाऑक्साइड. एंटीमनी पेंटाऑक्साइड नहीं फॉर्म करती है. इट इज़ ट्रू कि ये एंटीमनी ऑक्साइड जो है पेंटाऑक्साइड फॉर्म नहीं करती, यानी कि SN2O5 ये तो होता है ना, एग्जिस्ट करता है SN2O5. दैट्स मीन ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया. फिर तो नहीं कर सकती, ऑफ कोर्स ये करती है. दैट्स मीन इसका स्टेटमेंट कौन सा होगा? फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है. ये तो बच्चे ने सही लगा दिया था भाई. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 71. इट्स सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. जैसा हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर बोल सकते हैं. अब लेट्स से जब तुम इस क्वेश्चन को देखते हो, ये सुक्रोज है नॉन आयोनाइजेबल, यूरिया नॉन आयोनाइजेबल, तो ये तो नॉन आयोनाइजेबल है, तो इनकी कंसंट्रेशन वैसी की वैसी रहनी है. ठीक है. अब बात करें हम KNO4 की, तो KNO3 की, तो यहाँ पर I बराबर आ जाएगा 2, बिकॉज सीट ब्रेक होने के बाद 2 आयन का फॉर्मेशन कर लेगा. लेकिन इसके I की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आएंगे 3 टाइम्स आएंगे, यानी 0.03 हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी 0.02 हो जाएगी वैल्यू. दैट्स मीन ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कर रहा है. दैट्स वाई ये हमारा करेक्ट आंसर है. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, और इन 2 स्टेटमेंट का तुमको आंसर करना ही है. ठीक. तो इन 2 स्टेटमेंट की हम बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर है हमारा 72, और हमको देखना है कि इन स्टेटमेंट के बारे में हमको क्या बोलना है. पहला बोल रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड इतने टेम्परेचर पे डिकम्पोज इजिली इन ड्राई स्टेट. इट इज़ ट्रू. ड्राई स्टेट में डिकम्पोज हो जाती है और बड़ी आसानी से एनिलीन से हम बना सकते हैं. स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है इंसर्शन ऑफ द आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट एंड हैंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विद KI. ऑलराइट. अब बताना है कि भाई इनमें से कौन कौन सा सही है. तो ये कुछ स्टेटमेंट भी सही था, तो दैट्स मीन हमको इनकरेक्ट नहीं, गलत हो गया. ये यहाँ बोला बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट. ऑलराइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 73. व्हेन यू कम अप टू द क्वेश्चन नंबर 73 वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है और हमको बनाना है ये. इसके लिए बोला है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट सही होगा या कौन सा रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं. तो देखिए ये है रोजनमुंड, और रोजनमुंड के लिए हमको जो चीज़ लेनी होती है वो लेनी होती है एसिड क्लोराइड. ठीक. और ये जो होता है ये लेस, मतलब अगर हम बात करेंगे तो इसको इतनी आसानी से नहीं निकाला जा सकता, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है. उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होगा, ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. दैट्स वाई ये क्या करेगा, ये जो एल्डिहाइड फॉर्म होगा ना, उस एल्डिहाइड को भी इन द एंड ले जाके कन्वर्ट कर देगा एक तरीके से एल्कोहल में. तो दैट्स वाई ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता. फिर बात करते हैं NaBH4 की. तो देखो NaBH4 जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन करते हैं
या तो वो करेंगे एल्डिहाइड के साथ या फिर वो करेंगे कीटोन के साथ, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं है। अब हमारे पास बचा डायबल एच, और यही डायबल एच करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि डायबल एच एस्टर को रिड्यूस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है, एंड दैट इज़ वेरी इजी। अब बात करते हैं एजर्शन और रीज़न के केस में। तो कह रहे हैं एजर्शन ए में बोलते हैं कि भाई आयोडीन का कंपाउंड अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन क्लोरीन का कंपाउंड। तो दैट इज़ डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी, या फिर हम एक तरीके से बोल सकते हैं कैपेबिलिटी ऑफ एन एटम, कि वो कितना अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर क्लोरीन और आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का साइज़ जो होता है बड़ा होता है, और जब किसी चीज़ का साइज़ बड़ा होता है तो वो एक गुड लिविंग ग्रुप की तरह काम करने लगता है। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही था। अब आगे बात करते हैं कि आयोडीन इज़ ए बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ ए लार्जर साइज। तो हाँ, यही तो अभी बात की थी, तो ये भी ठीक है, इनके करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल गया हमको। तो ऑप्शन में अगर हम देखें बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन ये सारा गलत है। ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करते हैं 79 की। कहना डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, सच काइंड ऑफ द क्वेश्चन ना, जब हम नॉर्मल पेपर करते हैं ना तो उस टाइम इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम सब जानते हैं कि जब हम डाल्टन थ्योरी को पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे ये भी बात होती है, कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात होती है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में भी इन्होंने बात की थी, और मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में भी इन्होंने बात की थी कि अगर एक एलिमेंट की अमाउंट को हम कांस्टेंट कर दें और हम रिएक्शन कराते हैं दूसरे किसी एलिमेंट से, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है और जो उसमें एडिशन ऑफ न्यू सब्सटेंस होगा वो हमेशा एक सिंपल रेशियो में होगा। तो इसकी बात की थी। सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ रह गई थी, ठीक है, इस स्टेटमेंट के अंदर, दैट वाज लेफ्ट, और वो थी हमारी ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की और ना ही इससे रिलेटेड कोई उन्होंने स्टेटमेंट दिया। ठीक, तो दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग, और एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो था ये उस टाइम आया भी नहीं था, और इसके ऊपर कोई ऐसी डिटेल उसमें बात भी नहीं हुई है। ओके, नाउ हियर इज़ हायर यील्ड ऑफ NO इन कैन बी ऑब्टेन, यानी क्या ये कह रहे हैं कि भाई देखो हायर यील्ड किस तरीके से आप ऑब्टेन कर सकते हो, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। ठीक, अब इसके अंदर इन्होंने एनर्जी भी दे रखी है इसकी, कि ये एक पॉजिटिव एनर्जी, मतलब एक तरीके से बात कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक, अब उसी टर्म्स और टर्मिनोलॉजी में हमको इस चीज़ के बारे में सोचना है। तो जब कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस कंडीशन में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, लोअर टेम्परेचर गलत हो जाएगा। फिर हायर द कंसनट्रेशन ऑफ N2, यानी कि N2 की जो कंसनट्रेशन है उसे बढ़ा दो, ऑफकोर्स ये भी हो जाएगा, क्योंकि जब तुम रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बढ़ाओगे तो जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, और तुम कंसनट्रेशन बढ़ा दो O2 की, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि O2 भी क्या है, एक रिएक्टेंट है, तो दैट्स वाई वो भी सेम साइड में काम करेगा। और ये इस बच्चे ने अच्छे से क्वेश्चन लगाया भी। ओके, विच लिस्ट फर्स्ट मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकेंड। इस चीज़ को तुमको ध्यान से देखना है और इसको करेक्ट तरीके से मैच भी कराना है। ठीक, तो यहाँ पर तुमको ध्यान रखना है कि कौन सा कंपाउंड कौन सा होगा। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें HCF2। ठीक, HCF2 ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कुछ इस तरीके का होगा, F2 F और एक F होगा इधर। दैट्स मीन स्ट्रक्चर बन रही है हमारी लीनियर, और लीनियर का हमारे पास एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट वाला। तो सबसे पहले हम जाते हैं और बी वाले का देखते हैं कौन सा है फर्स्ट। बी वाले का दो जगह पे फर्स्ट दे रखा है, ऑलराइट। देन राइट बैक, और यहाँ पे देखें HCF6। HCF6 हमारे पास ये दे रखा है, और एक देख रखा है HCOF4। तो सबसे पहले तो ये देखो HCF6, यानी कि आपके पास आ गए 6 लिगेंड्स, और जब 6 ग्रुप जुड़े हों तो मतलब हमेशा स्ट्रक्चर कैसी बनती है हमारी, ऑक्टाहेड्रल। तो इन दैट केस वी रीच टू D, D इज़ टू थर्ड, टू D के साथ थर्ड कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो वी आर वेरी क्लोज कि हम एक एक करके इस चीज़ को निकाल सकते हैं। देन अगर हम बात करें HCO4, तो 4 मतलब इसके पास
5 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, यानी कि स्क्वायर पिरामिडल का केस आना चाहिए, तो स्क्वायर और पिरामिडल यूँ करके, ठीक। जिसमें एक्स ही आ जाएगा यहाँ पर, एक एफ इधर गया, एक एफ इधर गया, एक एफ इधर, एक एफ इधर, और ये ओ पहुँच जाएगा बिल्कुल ऊपर। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आएगी कुछ ऐसी होगी। इसी को बोलेंगे हम स्क्वायर पिरामिडल, यानी कि सी वाले का फोर्थ। तो सी वाले का फोर्थ हमारे पास ही आ गया, डन। तो हम वेरी क्लोज, हमारे पास लास्ट बचा है, और लास्ट वाले को हम जनरली मैच करा देंगे इस वाले से। ये रहा SP3 पिरामिडल। स्ट्रक्चर जो बनेगी पिरामिडल बनेगी, क्योंकि बाकी जो लॉन पेयर होंगे वो इसे रिपील कर देंगे। तो ये आ गया हमारा सेकंड वाला, यानी कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा है 2 नंबर। इस तरीके से इजीली तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस के फाइंड आउट कर सकते हो आंसर। बस एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास पहले से ऑलरेडी रहनी चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक। अब बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 की, और क्वेश्चन नंबर 62 में जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं उसको हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, एंड देन वी फाइनली मूव। अच्छा, अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी की, ह्यूमिडिटी मतलब एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है या लिक्विड होता है एयर के अंदर, तो ये जो सोल्यूशन किस तरह का है, उन्होंने पूछा है टाइप ऑफ सोल्यूशन कौन सा है, तो ये टाइप ऑफ सोल्यूशन होगा लिक्विड इन गैस। तो हमारे पास ए वाले का मिला सेकंड पहले, तो ये वाले का सेकंड हमारे पास 2 चांसेस हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एलॉय की। एलॉय का मतलब होता है जैसे सपोज करो स्टील बनाया, तो स्टील बनाते हैं तो आयरन के अंदर डालते हैं कोल, ठीक। तो इस तरीके से सॉलिड इन सॉलिड वाला सोल्यूशन बन के तैयार होता है। तो ये होगा हमारा पहला, तो यहाँ पे दोनों जगह पहले ही दे रखे हैं। फिर बात करते हैं अमलगम की। अमलगम के किसके केस में क्या होता है, लिक्विड को डाला जाता है सॉलिड में। जैसे हमको याद होगा, आपको मरकरी इन सोडियम की बात कर लें हम, तो इट इज़ ए अमलगम। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा फोर्थ वाला। तो अगर हम बोलें यहाँ पर फोर्थ किस पर आ रहा है, तो हमारा सी का फोर्थ ये रहा, ऑलराइट। सी का फोर्थ हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर बात करते हैं स्मोक की। तो स्मोक होता है यानी कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर एक अनबर्न्ड कार्बन होता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में रहता है और एग्जिस्ट करता है गैस के अंदर। तो दैट्स वाई ये भी हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, ठीक। इस तरीके से आप पाओगे कि आपका जो ऑप्शन है करेक्ट वो होगा थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ओके, नाउ वी रीच टू क्वेश्चन नंबर 83, एंड इन क्वेश्चन नंबर 83 यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन टू फाइंड आउट द आंसर, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वेश्चन। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ कि एक ही दिया गया है, और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो, एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या बेसिक चीज़ें थी जिसको तुम्हें समझने की ज़रूरत थी और जिसके थ्रू तुम इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते थे, ठीक। इन्होंने RH की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑल्सो द वैल्यू इज़ गिवन फॉर 52.9 पिको मीटर। तो इसके थ्रू हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बोला है कि एनर्जी एंड रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिटल ऑफ HE एंड Li 2 पॉजिटिव। इसके बारे में बताना है कि भाई इनकी फर्स्ट बोहर ऑर्बिटल क्या होने वाली है, या इनकी फर्स्ट बोहर ऑर्बिटल होती क्या है, ऑलराइट। तो इसके अंदर हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। पहले में एनर्जी की बात की गई है, ठीक, और फिर दूसरे में बात की गई है उसकी रेडियस की, फिर इसी तरीके से एनर्जी की और रेडियस की, ऑलराइट। जब हम नीचे पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी सिमिलर वही उसी तरीके का ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। जब हम बात करते हैं रेडियस की, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम R = A0, जो कि ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी, एंड N2 / Z, ठीक। नाउ यू नो कि अगर हम बात कर रहे हैं अभी लेट्स से हीलियम की बात करें, हीलियम पॉजिटिव, इसकी एक ही सेल है तो N की वैल्यू होगी 1, और Z मतलब एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें, लेट्स से मैं रेडियस की बात करूँ 1 वाले की लिथियम के लिए, तो मेरे पास आएगा यहाँ पर ऊपर 52.9 इंटू 1 की पावर 2 एंड देन फाइनली डिवाइडेड बाई Z, और मेरा Z जो होता है यहाँ पर Z आ जाएगा मेरा क्लियरली यहाँ पर, अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ तो मेरा Z आ जाएगा यहाँ पर 2। अगर मैं डिवाइड करूँ इसको तो 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो जाएगा पहले तो 2 टाइम, फिर ये हो गया 6, और देन 9 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स,
and then if I really want to increase it then that goes to up to 5. तो यानी कि मैं कह सकता हूँ R1 इज़ 26.45 पिकोमीटर। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं हीलियम की रेडियस। यहाँ पे दिया है 17 जो कि रॉन्ग है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया है 26.4 जो कि क्वेश्चन के हिसाब से तो करेक्ट आ रही है। फिर यहाँ पे हम जाकर देखते हैं तो इन्होंने फिर से दे रखा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। डन। फिर हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे दे रखा है 26.4 यानी कि दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर अब दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हमको ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 2 में से कोई एक का आंसर निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं एनर्जी की। लेट्स से टॉक अबाउट एनर्जी, देन फार्मूला फॉर्म्स लाइक En इक्वल टू माइनस, एंड यहाँ पे दे रखा है उन्होंने 2.18 इंटू 10 की पावर -18, 2.18 इंटू 10 की पावर -18। ऑलराइट, and that is comes like we can say, we can write it likewise divide by n2। अगर हम सेल की बात करें तो यहाँ पर n2 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, दैट इज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि भैया कितना अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा इसके ऊपर, ये भी तो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और रखनी पड़ती है हमको, दैट इज़ वी कॉल इनटू z का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखते हैं हम, तो यहाँ पर आएगा पहले E बराबर 1 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू z की जगह आएगा 2 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारी फर्स्ट सैली है। तो यहाँ पर आएगा हमारा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर होगा 8 की 4 से हो गई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 एंड 3 रहा हमारा कैरी, फिर 4 ये आ जाएगा हमारा 7 पॉइंट एंड ये आ गया 8 माइनस 80। ये आ रही है हमारी एनर्जी जूल में। अब नाउ लेट्स लुक एट इट कि हमारा ऑप्शन कहाँ कहाँ पर मैच कर रहा है। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है इन्होंने 16, ऑलराइट, और व्हेन वी मूव अप देन हियर वी व्हाट वी नोटिस देयर इज़ अ वैल्यू 80। ठीक, तो यहाँ पर सेम ये वैल्यू है, इस वाले ऑप्शन में जाओ तब भी ये सेम है, बस एक जगह पर 16 है और एक जगह पर 18 है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो ये सा वाला होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये बन जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और हम बड़ी आसानी से यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुमने ठीक से ध्यान दिया होगा तो तुमको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ऑलराइट, ठीक, तो ये इजी था अगर आपको फार्मूले के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। ओके, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 84 के अंदर इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू द मेन ग्रुप एलिमेंट्स, कि कौन कौन से जो हैं वो मेन ग्रुप एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे दिया है Ne3S1। तो जब 3S1 की बात चलती है तो ये जो आ गया हमारा, ये बात कर रहा है सोडियम के बारे में, तो एक तो यही हो गया। फिर है 3D2 और 4S2। तो देखिए पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो ये तो हमारा निकल गया कैटेगरी से, वेनेडियम था। फिर यहाँ पे 4S2 4P5, तो ये आ जाएगा हमारा मेन ग्रुप के अंदर। फिर 3D10 4S2 ये हमारा कॉपर वाला है, तो ये भी हमारा कोई नहीं है। यहाँ पे 5F0 6D2 और 7S2, यानी कि इस वाले के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे गए फिर उसके अंदर भरे गए होंगे और फिर इसके अंदर भरे जाएंगे। दैट्स मीन ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से आए, करेक्ट ऑप्शन आए हमारे ए और सी, जो कि ये सही है। ऑलराइट, कह रहे हैं कार्बन रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन एंड फॉर्म CH4, जिसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि प्रोसेस हमारी एक्सोथर्मिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम गिव्स एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव रिएक्शन, तो इसकी अबव रिप्रेजेंटेशन कौन देगा। देखिए ये सी वाली प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ये प्रोसेस फिर से एंडोथर्मिक है,
और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस वाली प्रोसेस के अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा। ठीक, तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक, तो जब तुम देखोगे कि एक्सोथर्मिक है और अमाउंट ऑफ हीट 874.8 जो है वो रिलीज़ हो रही है, बाहर निकल रही है, तो दैट इज़ एक्यूरेटली मैच विद द ऑप्शन दैट इज़ वी हैड ओवर हियर। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आंसर को आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, नाउ वी आर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ, एक पेज ले लेता हूँ। ओके, उन्होंने बोला कि देखो भाई, तुम्हारे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लगा है CH3, ये डबल बॉन्ड है। सबसे पहले तुम रिएक्शन करवाओगे HBr के साथ, वो भी बेंजोइल परऑक्साइड के साथ। ठीक, जब रिएक्शन करवाओगे तो हमको पता है बेंजोइल परऑक्साइड के अंदर जो H जुड़ता है वो जुड़ता है उस कार्बन से जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आई वो कुछ यूँ आई, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H जुड़ जाएगा, तो दिखाने की ज़रूरत भी नहीं थी, और यहाँ पर आ जाएगा Br। फिर क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे KCN। जैसे ही KCN से रिएक्शन करवाते हैं तो ये निगेटिव जाकर इसको डिस्प्लेस कर देता है और -KBr निकल जाता है, और हमारे पास जो अगला कंपाउंड बन के आया वो बन के आया ये CN। ऑलराइट, देन ये कहते हैं कि भाई इसका इनको रिडक्शन कराना है, रिडक्शन करवाना है NaHG से, यानी कि सोडियम अमलगम से। और रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि जितने भी ट्रिपल बॉन्ड हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड टूट कर हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएंगे, यानी कि 2 जुड़ेंगे हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन को मिल जाएंगे 2। इस तरीके से हमारा मेजर कंपाउंड ये बन के आया। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा। राइट, कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता था। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय, क्वेश्चन नंबर 87 व्हाट यू सी कि इन्होंने बोला है कि 4 पॉइंट दे रखे हैं और बोला है कि भाई इसमें बताओ कि विच वन इज़ ए करेक्ट ऑर्डर, जो भी उसके अगेंस्ट एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें CH3 अमोनिया एंड H2O, अगर हम डाइपोल मोमेंट के केस में देखते हैं तो यू विल नोटिस कि अगर हम इनकी बात करें और इसकी बात करें और इसकी बात करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने का आपको एक सीधा लाइक ऑर्डर नज़र आ रहा है। दैट्स वाई ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, और ये इसमें ऐसा ही होता है। और इस सबकी फॉर्म्स जो होती है ना, यानी कि स्ट्रक्चर जो होती है ना, वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। सबसे कम इसकी होती है, ये पिरामिडल हो गई फिर, और ये जो होती है बेंट होती है। दैट्स वाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसकी बात करें हम, तो अगर तुम इसकी स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो देन यू कम टू नो कि भाई जब हम बात करते हैं XC की, तो XC जब जुड़ा होता है 5 फ्लोरीन से, तो एक लॉन पेयर ये आ गया और एक लॉन पेयर ये आ गया, यानी कि इसके नंबर ऑफ लॉन पेयर हो गए 2। लेकिन जब हम बात करते हैं XC के अंदर, तो यहाँ पे जब ये ऑक्सीजन से जुड़ा होगा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे लॉन पेयर बचेगा अब 1, क्योंकि 2 तो शेयर होगा इनके साथ, तो 6 और 2 8। तो यहाँ पे जो लॉन पेयर बचा है वो 1 बचा है। लेकिन इस केस में जब तुम देखोगे तो यू विल फाइंड आउट लाइक XC एंड द फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, और लॉन पेयर जो बचते हैं इस बार वो बचते हैं हमारे पास 3, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑर्डर ही गलत हो गया और ये आ गया हमारा 3 वाला, तो 3 1 2 दैट्स मीन ये तो इनकरेक्ट है। फिर बात करते हैं हम इसके बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो देखिए बॉन्ड लेंथ के केस में जब आप देखोगे इसे ध्यान से, तो यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पर ये सारा ऑर्डर जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। दैट्स मीन इनकी बॉन्ड लेंथ कुछ इस तरीके से नहीं होती। ठीक, अब बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की। तो यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, और यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड और 2 पाई, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। तो एज नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज, उनके बीच की जो बॉन्ड एंथैल्पी है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा A और D, दैट्स मीन ये होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमरल स्ट्रक्चर्स स्टीरियोमर्स ऑफ द साइक्लिक ईथर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस, यानी कि इसके साइक्लिक ईथर की कितनी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं।
तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो ना, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ इसको। ओके, वी मेक ए सेपरेट वीडियो, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बट आई गो विद द 6, but some of the pupils they were also like talking about the 10, but we see the correct list that will be released from them. Okay, यहाँ बात करते हैं फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन है ये, द बैकवर्ड रिएक्शन रेट इज़ हायर देन द फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन एंड दैट इज़ फैक्टर 2500 एट 100 केल्विन टेम्परेचर पर। यानी कि इनका कहना ये है कि भाई जो रेट है वो कुछ इतनी हायर है, इतने टाइम्स हायर है, किससे? फॉरवर्ड से। कौन सी वाली? बैकवर्ड। तो इन दैट कंडीशन वी नीड टू फाइंड आउट कि भाई इसका आंसर क्या होगा। अब जब हम बात करते हैं केपी की, जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ केपी के केस में, केपी इक्वल टू होता है केसी और यहाँ पर आता है आरटी की पावर जो कुछ भी आ जाए, तो हम डेल्टा एन मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे, तो यहाँ पर हमको दे रखा है कि भाई रिएक्शन कुछ ऐसी है, तो यानी कि दोनों की गैसियस हैं, तो दैट्स वाई डेल्टा एन निकालेंगे, तो यहाँ पर अगर 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि आर टी की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, इस जगह पर हम लिख लेंगे क्लियरली 1, ठीक। के सी जो होता है, के सी इज़ ऑलवेज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, यानी कि फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका आंसर निकल के आ जाता है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर हमें इसी चीज़ के बारे में बात करनी है कि इसका आंसर कितना आएगा। ऑलराइट, तो व्हेन यू गो थ्रू दिस क्वेश्चन यू विल फाइंड आउट द आंसर दिस, जो कि मैंने अपनी कैलकुलेशन में निकाला है। अब तुम एक बार इसकी कैलकुलेशन में आंसर निकाल सकते हो, पुट द वैल्यू एंड देन फाइनली गो फॉर द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 90, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। इसमें पूछा है कि भाई डेविएशन कौन सा आएगा। तो सबसे पहले समझने की बात क्या है कि 5 मोल हैं आपके एक्स के, 10 मोल हैं वाई के, ठीक। उनका एक सोल्यूशन बनाते हैं जिसका वेपर प्रेशर आता है 72। इसमें अगर प्योर एक्स की और वाई की बात करो तो ये होता है 63 और 78, यानी कि यहाँ पर आपको मिल गया पी वाई नॉट और यहाँ पे मिल गया पी एक्स नॉट, ठीक। और ये मिल गया आपको पी टी सोल्यूशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग द डिस्क्राइब सोल्यूशन, यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सा वाला सही ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पी टी इसका फिर से, ठीक। तो हम इसका थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। लेट्स से व्हाट यू विल डू इन दैट केस, वो हमको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर होता है पी एक्स नॉट और यहाँ पर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस पी वाई नॉट और यहाँ पर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई, ठीक। पी एक्स की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे जो उनको दे रखा है उन्होंने 63, ऑलराइट, इनटू यहाँ पे एक्स ए की बात करेंगे तो 5 मोल है, टोटल है 15, तो 5/15 प्लस यहाँ पे इसका दे रखा है 78 एंड देन यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी वही कि 10 मोल हैं और टोटल है हमारे 15, ठीक। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये मेरा कटता है 3 टाइम, ये जाता है 2 टाइम और ये जाता है 3 टाइम। ऑलराइट, इन दैट केस ये 3 इसको काट सकता है, तो ये जाएगा 2 1, यानी कि मेरे पास आ गया ये 21 प्लस यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई इसने दे रखा है इस जगह पर क्लियरली कि ये जो है मेरा 78 है, ठीक है। और 78 को अगर मैं 3 से काटता हूँ तो ये जाएगा 1 और ये आएगा मेरा 2 टाइम एंड देन 1 कम्स टू 18 एंड देन इट कम्स 6 टाइम, यानी कि 28 इट कम्स 4 टाइम एक्चुअली 6 टाइम एक्चुअली हमने 8 लिख दिया, तो 6 × 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो 21 प्लस और ये आएगा मेरा 6 और 2 का हो जाएगा मेरा यहाँ पर 12, 1 4 एंड 5 एंड देन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 73। यहाँ पर कितना आ रहा है 70, यानी कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है 73 जो कि ज़्यादा है और जो सोल्यूशन दिखा रहा है वो कम वैल्यू दिखा रहा है। इसका मतलब वो शो कर रहा है हमको निगेटिव डेविएशन, सोल्यूशन शो निगेटिव डेविएशन इन दैट केस। मे बी यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस, और अगर कुछ ऑप्शन में या कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम या आपको डाउट हो तो काइंडली कमेंट्स, आई विल ट्राई टू मेक इट करेक्ट और ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।